हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम फिरोज आलम के साथ हैं, वही फिरोज आलम दिल्ली पुलिस वाले। आज हम उनसे बात करेंगे कैसे उन्होंने तैयारी की, हिंदी मीडियम के होने के बावजूद अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देने के बाद किस तरीके से वो अपना मोटिवेशन बनाए रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और आज फाइनली सफलता उनके हाथ में है। हम उनके सफर के बारे में जानेंगे, उनने क्या गलतियां की, उनने गलतियों से किस तरीके से सीखा और उन्हें सुधार किया। ये सारी चर्चाएं काफी गहराई से हम करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं फिरोज आलम से और उनसे बात करते हैं उनकी तैयारी के बारे में, उनके सफर के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और सक्सेस के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम हैं फिरोज आलम के साथ 6th अटेम्प्ट। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा परसिवियरेंस, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इनके संघर्ष के बारे में बात करेंगे। इनका ऑप्शनल है हिंदी साहित्य। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां पूरी ओनली आईएएस टीम की तरफ से फिरोज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सीधा सिलसिला चालू करूंगा सवाल जवाब का। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी कहानी से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत सारी जगह पर उनको जो कमियां लगती हैं अपनी तैयारी में, वो शायद आपके जवाबों से या आपकी स्ट्रैटेजी से वो पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा हिंदी साहित्य के बारे में। ये जो आपने ऑप्शनल लिया हिंदी साहित्य या फिर कोई भी आप लिटरेचर लेते हैं, लैंग्वेज का अगर सब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या कठिनाइयां आती हैं उसको कवर करने में, या फिर उसका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, किन मापदंडों के हिसाब से करना चाहिए? जी सर, सिलेक्शन करते समय मैंने 2-3 चीजें सोची थी। पहले तो मैंने प्रीवियस सर जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करे हैं उनकी मार्किंग देखी थी, किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो निशांत जैन, गंगा सिंह वगैरह ये काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो नो डाउट हिंदी लिटरेचर में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे स्कोरिंग करा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं लूँगा तो शायद मैं बेहतर कर पाऊँगा इसमें। दूसरा बात, मैंने देखा कि क्या स्टडी मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है, तो वो भी इजीली अवेलेबल था। फिर गाइडेंस भी इजीली अवेलेबल थी। टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैंने देखी कि अगर मैं ऑप्शन के रूप में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्या मुझे टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगी करने के लिए। तो मुझे लगा ये भी ऑलरेडी अवेलेबल थी। फिर मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा, मैंने उपन्यास कहानी वगैरह शुरू में पढ़ के देखी तो मुझे लगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। सामान्यतः हम जब बात करते हैं टेक्निकल ऑप्शंस लेने की, जैसे कोई अगर मैथ्स ऑप्शनल ले रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके का ऑप्शनल लेते हैं, तो वो ये कहते हैं सर कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में या कॉलेज में किसी भी कोर्स में आपने अच्छे से पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री, मैथ्स, तब आप जाके कोई टेक्निकल सब्जेक्ट। क्या लिटरेचर में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सूचक होते हैं कि आपने अगर ग्रेजुएशन के समय वो चीज की है तब आपको लिटरेचर में आना चाहिए? नहीं सर, मैं पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि जो मेरी ग्रेजुएशन है वो पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से हुई। इससे पहले भी मैंने 12th क्लास PCM से करा है, तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा हिंदी लिटरेचर को लेकर। सिर्फ मैंने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि मैं कैसे इसमें सफल हो सकता हूँ, मेरे कैसे बेहतर मार्क्स आ सकते हैं और क्या मेरे लिए ये सब्जेक्ट इजी और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वो सारे क्राइटेरिया पर ये फुलफिल हो रहा था, इसलिए मैंने इसको लिया। फिरोजी, आपका 6th अटेम्प्ट। मैं कहीं ना कहीं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 10वीं में बढ़िया अगर फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास ही मान लीजिए 70-75 के आसपास आ रहे हैं, या फिर 12वीं में बढ़िया मार्क्स ला रहे हैं, ग्रेजुएशन भी बढ़िया है, कॉलेज टॉपर है, इस तरीके से, क्या उनके लिए सफर आसान होता है? जी सर, मैं अपने से शुरुआत करता हूँ। 10th क्लास 2005 में करी थी, 51% थी मेरी। 11th क्लास में मैं फेल हुआ और फिर 12th क्लास मैंने 2008 में करी, 58% मार्क्स थे मेरे। ग्रेजुएशन में 55 है। तो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो कहीं भी फर्स्ट डिवीजन मेरी अकेडमी से कहीं नहीं। अगर मैं एक सामान्य सा स्टूडेंट कर सकता हूँ यूपीएससी को क्वालिफाई, तो मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। असफलताएं कई बार मिलती हैं, निराशा में से ही हमें आशा ढूंढनी चाहिए। परसेंटेज मायने नहीं रखती। इसका जो सिलेबस है यूपीएससी का वो इतना वेल डिफाइंड है, कोई भी साधारण सा स्टूडेंट आगे इसको कर सकता है। आपके 6 अटेम्प्ट हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते, सेकंड अटेम्प्ट में भी आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते। उस दूसरे अटेम्प्ट को देने के बाद आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि शायद मुझसे नहीं होगा? सर, निश्चित रूप से एक मानव व्यवहार है ये कि बहुत सारी चीजें आती हैं माइंड में, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें, लेकिन हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा देखना होता है। जब मैंने शुरू में 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ मेरे से, तो मैंने एनालाइज करा कि कमी कहाँ पर रह जा रही है। एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें मुझे लगा कि हाँ कोर सब्जेक्ट हैं, कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूँ या टेस्ट सीरीज पर बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा। तो उन कमियों को मैंने दूर करा और फिर बैक टू बैक सर 4 टाइम्स मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा।
मतलब आप तो पहली और दूसरी बार में आपने अपनी गलतियों को देखा और तीसरी बार से उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया, तब्दीलियां लाया अपनी तैयारी में। उसके बाद कंटिन्यूअसली आप सेंचुरी पे सेंचुरी मारते गए, छठवें अटेम्प्ट तक आपका कहीं भी प्रीलिम्स नहीं रुका। जी जी। अब मुझे आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या बदलाव लाया अपने तरीके में, तैयारी में? जी, अपने 2 प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करता हूँ। उसमें मैं क्या गलती कर रहा था, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था कि हर सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लूँ, और टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा मेरा फोकस नहीं था। फिर मुझे लगा कि हर चीज़ को पढ़ने से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। मैंने क्या कुछ कोर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, जैसे इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स वगैरह को, इन पे मैंने ज़्यादा फोकस करा। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ से कम क्वेश्चंस कवर होते हैं यूपीएससी में, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने वहाँ से केवल हड़प्पा, बौद्ध, जैन और अशोक की कुछ पॉलिसीज को पढ़ा। मैंने भक्ति, सूफी, अकबर की कुछ पॉलिसी या विजयनगर साम्राज्य को कवर करा, बाकी उसको छोड़ दिया। जनरल साइंस को मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया था। साइंस अटेम्प्ट पे मैंने बहुत फोकस करा था। तो पहले 2 अटेम्प्ट में जो मैंने गलतियां करी थी, वहां मैं सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपना था पढ़ने के लिए। बाकी 4 टाइम्स मैंने इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करा क्योंकि मैंने अपनी अप्रोच को बहुत सेलेक्टिव रखा, और जो मैं टेस्ट सीरीज सोल्व करता था उसमें जो भी मेरी कमी आती थी उनको एनालाइज करता था। कोशिश करता था जो क्वेश्चन मुझ पर नहीं हो पा रहा है उसको एलिमिनेशन मेथड से कर पाऊँ, क्योंकि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स होता है वो केवल नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं होता, नॉलेज प्लस लॉजिक दोनों का इस्तेमाल करना होता है। और लॉजिकल अप्रोच ऐसा नहीं कि हम एक दिन में डेवलप कर सकते हैं। जब हम अपनी टेस्ट सीरीज को करते हैं तो उसी समय हमें लॉजिक भी लगाना होता है। धीरे धीरे हमारी लॉजिक अप्रोच मजबूत होती चली जाती है, और जब प्रीलिम्स हमारा एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं तो हमें बेनिफिट। तो सिलेक्शन करें, और लॉजिक जो बनाने का तरीका है वो ऐसा नहीं है कि आप वो ऐसे ही हो गया एक दिन में आप 20 दिमाग नहीं आने वाला, एक दिन में एक खाके धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। इससे बात आती है क्या ये जो प्रीलिम के मॉक टेस्ट आते हैं उनका कुछ रोल है? मॉक टेस्ट अगर आप ज्यादा लगाते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि 100-150 मॉक टेस्ट हमने लगा इसीलिए हमारा हो गया, कुछ भी इस तरीके की भ्रांतियां हैं स्टूडेंट्स। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ, या कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा उनके बारे में बता सकता हूँ। मैं मैक्सिमम 35 to 40 टेस्ट सीरीज सोल्व करता था, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता था, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो या मैं लगा रहा हूँ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो हमने गलती करी उससे हमें सीखना। 35 to 40 अगर टेस्ट सीरीज के आसपास हम लगा लेते हैं और उसका बेहतर से एनालाइज कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं बार बार, तो मुझे लगता है ये एनफ है निकालने के लिए। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होना चाहिए। आप 35 या 40-45 जितनी भी लगा रहे हैं, जितना भी आप करें उस चीज को आप रिवाइज कर पाए, उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए। जी, एक चीज और सर, प्रीलिम में जो मैंने करा, जैसे इकोनॉमी था, इकोनॉमी को मैंने केवल एक सब्जेक्ट के रूप में लेकर उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे एक स्टैटिक पोर्शन, एक बजट एंड सर्वे, एक करंट अफेयर्स। तो मैं ये देखता था अगर मेरा इकोनॉमी में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में गलत हो रहा है तो इकोनॉमी के किस पोर्शन से गलत हो रहा है। अगर स्टैटिक पोर्शन से गलत हो रहा है तो मैं स्टैटिक को रिवाइज करता था उसको, करंट अफेयर्स से हो रहा है तो वहाँ बजट एंड सर्वे से हो रहा है। इसी प्रकार से इकोलॉजी एनवायरनमेंट को लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन जहाँ हम फूड वेब, फूड चेन, इकोसिस्टम वगैरह की बात करते हैं, इसमें मैंने बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाई अपनी। फिर ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट वगैरह समझौते रहते हैं। फिर सर करंट अफेयर्स, तो मैं ये देखता था जब मेरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में गलत होता था तो क्वेश्चन हो कहाँ से गलत रहा है, स्टैटिक पोर्शन से, करंट से, या ट्रीटीज एंड कन्वेंशन से। जिस एरिया से भी क्वेश्चन गलत हो रहा है इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं अभी कमी है उस एरिया में, तो मैं उस पर विशेष फोकस करता था। ये जो अप्रोच है सर, इसने मुझे 4 टाइम क्वालिफाई कराया प्रीलिम्स। सिलसिलेवार तरीके से आप प्रीलिम्स में तो कहीं आपकी गाड़ी नहीं रुकी। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक प्रीलिम्स के लिए ये भी नहीं कह सकते कि मैंने पहली बार 3rd टाइम में निकाला, 4th में, 5th में मैंने प्रीलिम्स निकाला। वो 6th अटेम्प्ट की मैं बात बताता हूँ कि इस बार अभी मार्क्स आए नहीं है, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो इसमें सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स बेशक तुमने 2 बार या 3 बार क्वालिफाई करा है, कभी भी इसको हल्के में न लें, कंटिन्यू मेहनत करें। मतलब प्रीलिम्स आड़े हाथ लेने वाली चीज नहीं। मुझे खुद लगा था इस बार से अभी मार्क्स आएंगे तो पता लेनी पड़ेगी कि मैंने कितने मार्क्स से क्वालिफाई करा। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि प्रीलिम्स आप कितनी भी बार कर लें, कितना भी अच्छी पकड़ हो जाए, आप उसको आड़े हाथ नहीं ले सकते। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो आप हिंदी मीडियम से आपने पूरे एग्जाम दिए, पूरी तैयारी जो आप कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, सही मायने में क्या परेशानी आती है, क्या उतार चढ़ाव है, क्या चैलेंजेस हैं हिंदी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं? वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ
क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत कम सिलेक्शन हुए हैं इस बार हिंदी मीडियम से पढ़े। अगर इतने कम सिलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? क्या मटेरियल की कमी है, गाइडेंस की कमी है, या फिर हिंदी में लोग पेपर नहीं देना चाहते? लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं हम अब इंग्लिश शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा आप मुझे समझाइए। गाइडेंस की कमी तो नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ इजीली गाइडेंस अवेलेबल है। टॉपर्स की स्ट्रेटजी भी इजीली अवेलेबल है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने खुद भी महसूस करी, अपने फ्रेंड सर्कल में महसूस करी, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देते हैं हिंदी मीडियम वाले, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखते। जबकि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना वो बेहतर स्ट्रेटजी नहीं होती। कोई भी बुक उसकी सभी यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस पे कम फोकस करना है। दूसरा बात कि सिर्फ पढ़ने पर ध्यान है, सोचने पर नहीं है। मेरा मानना है कि रीड लेस, थिंक मोर एंड रिवाइज मोर, ये बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। दूसरी बात सर, जो मैंने देखा हिंदी मीडियम को लेके, स्पेशली टेस्ट सीरीज जो है हिंदी मीडियम में, वो बहुत अच्छे कंटेंट में अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हिंदी मीडियम में अगर सुधार लाई जाए तो रिजल्ट आ सकता है। आपने किस तरीके से सुधार किया हिंदी मीडियम की? ये सारी जो आपने परेशानियां गिनाई, उसके बावजूद आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे? जी, एक सब बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में भी, हिंदी मीडियम वालों के साथ में ये आ रही थी कि टॉपर्स की कॉपी इजीली अवेलेबल नहीं होती। खासकर हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं वो काफ़ी 200-300 के आसपास आ रहे हैं। इससे पहले निशान जैन वगैरह ने टॉप करा, गंगा सिंह वगैरह ने। तो मैंने क्या करा कि अनुदीप सर की मैंने कॉपी डाउनलोड करी, या रवि कुमार सिहाग की, या गौरव अग्रवाल सर की मैंने कॉपी डाउनलोड करी। तो बेहतर से एनालाइज करा कि टॉपर्स क्या लिखते हैं। टॉपर्स हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, कॉपी तो हम पढ़ ही सकते हैं ना। उसको मैंने बेहतर से एनालाइज करा। फिर मैंने जो अपना जो स्टडी मटेरियल्स था उसको इंग्लिश और हिंदी, कुछ पोर्शन मैंने इंग्लिश से भी हेल्प ली। तो अगर हमें लग रहा है कि कोई स्टडी मटेरियल हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम इंग्लिश की जो वेबसाइट पर जाके इंग्लिश के कोचिंग से जाके उनको इजीली प्राप्त कर लो और अपनी तैयारी करो। मतलब आप देखें तो सीधा आपको इंग्लिश में वो चीज नहीं मिल रही, आपको हिंदी से उसका एक तर्जुमा जैसा बनाना होगा और आपको उसको करना होगा जिसमें हिंदी में। जी जी। तो अंग्रेजी से लेकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो प्रॉब्लम आ रही है। जी जी। मटेरियल का चाहे। अब इसे कहीं ना कहीं बात आती है, आप कार्यरत हैं, आप दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, काफी समय हो गया आपको काम करते हुए। तो ये जो एक काम है कि आपको अपना पेशा भी देखना है, आपको अपना काम भी करना है, साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता, फाइनेंशियली बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उनको कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। वो ये सोचते हैं कि शायद अब वो अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि आप काम कर रहे थे उस समय, आप अपने लक्ष्य से दूर हो रहे थे, या फिर आपने ये जो नाजुक सा ये जो बैलेंस है, ये संतुलन कैसे बनाए रखा? सर, ये जो परीक्षा है ना, ये धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा है। कितना पेशेंस आप रख पाते हो। जहाँ तक ड्यूटी की और स्टडी के बैलेंस की बात है सर, तो कुछ मैंने पॉइंट्स पे ध्यान दिया था, अपनी स्ट्रेटजी में मैंने शामिल करी थी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लीव का मैनेजमेंट करते हैं अगर ड्यूटी में होते हैं। जब हमारा एग्जाम नजदीक आता है तो हमें जब भी अपनी छुट्टियां वगैरह अप्लाई करनी होती है। दूसरी बात सर, कई बार मेरी ड्यूटी में खासकर कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी ट्रेड फेयर वगैरह में अरेंजमेंट लगते थे, ड्यूटी आवर्स काफी बढ़ जाते थे। तो उस समय क्या पढ़ाई प्रभावित होती थी, लेकिन पूरी साल ये सिलसिला नहीं चलता। जिस समय तुम्हारी ड्यूटी में कम बर्डन है उस समय तो अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, और जिस समय ड्यूटी आवर्स काफी बढ़ गए उस समय थोड़ी पढ़ाई प्रभावित होगी। तीसरी बात सर, मैं अपने मोबाइल का यूज करता था बहुत अच्छे तरीके से। अगर ड्यूटी में मुझे समय मिल जाता है थोड़ा बहुत भी, कोई नहीं है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो कुछ चीज मैं डाउनलोड करके ले जाता था, स्क्रीनशॉट खींच के ले जाता, फोटोज ले जाता, तो वहाँ मैंने उनको रिवाइज कर लिया। तो एक बैलेंसिंग अप्रोच जो है कि ड्यूटी और पढ़ाई के बीच जो बैलेंस बनाना है सर, ये ही सफलता का है। तो जहां समय मिले वहां पर अपना काम कर लिया। कई बार ऐसा हुआ है सर कि घर से ड्यूटी करनी पड़ी कुछ समय के लिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर से आ रहे हैं, तो मोबाइल है अपने पास, अगर मन नहीं कर रहा है कि म्यूजिक सुनना है तो अपना मोबाइल खोला, पढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग। जी जी। फिर उस कहीं ना कहीं मैंने जिन एस्पिरेंट से बात की जो कार्यरत है, वो मुझसे कहते हैं कि सर ये जो नौकरी है, आप एक बार नौकरी में लग जाते हैं, आप किसी पेशे से जुड़ जाते हैं, तो एक दो धारी तलवार जैसी हो जाती है। आपकी जो दरकार है रोटी कपड़ा मकान की, वो पूरी होने लगती है। तो कहीं ना कहीं आप अपना जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका स्पीड है आपके गोल की तरफ, आपके गंतव्य की तरफ, वो धीमी होने लगती है।
लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं, थोड़े आलसी हो जाते हैं, उनके दिमाग में ये आने लगता है कि चलो ये तो है, क्यों परेशान हो रहा हूँ। क्या ऐसा भी आपके साथ हुआ या फिर ऐसा होता है क्या जनरली? सर सिर्फ रोजी रोटी कपड़ा मकान ही जीवन नहीं है। कई बार क्या है, हम जब लक्ष्य कोई रख लेते हैं और वो हमारे सपनों में रहता है हमेशा सोते जागते समय, तो हमें मोटिवेट करता है कि हम डेली उठें और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें। मेरे सामने भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं भी डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग करा आगे बढ़ने में मेरा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हाँ, हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए इसी जॉब पर रहकर, लेकिन जब कभी के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करने की इच्छा हो और तुमने कोई एम रख रखा है, तो वो तुम्हें बेड पे से उठने के लिए मजबूर करेगा कि आप उठो सुबह सुबह। तो सर ये सारी चीजें रही। आपकी बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक लाइन याद दिलाती है मुझे कि सपने वो है जो खुली आंखों से देखे जाए। आगे हम बढ़े तो आप मेंस देते हैं, आपने 3rd अटेम्प्ट में मेंस दिया, 4th में मेंस दिया, 5th में मेंस दिया, आपको उसमें नाकामी हासिल होती है। फाइनली आप 6वें अटेम्प्ट में अपना नाम शुमार कर रहे हैं लिस्ट में। उसके पहले तक अब 2 साल आपने नाकामी प्री में झेली, 3 साल आपने नाकामी मेंस में झेली। जनरली कंसिस्टेंसी बनाना बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे। इन 5 साल तो आपने निरंतर लड़ते रहे। क्या रोल था आपके दोस्तों का, फैमिली का, या फिर आप कहें किस तरीके से आपके जीवन में ये सारी चीजें चली, आप कैसे अपने आप को बनाए रखें? जैसे मैंने अभी बोला कि यूपीएससी की तैयारी धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा है। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है तो हम बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं सकते इस परीक्षा में, क्योंकि असफलताएं आती हैं इस परीक्षा के अंदर। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कई बार फेस करते हैं, असफल हो जाते हैं। जब भी मैं मोटिवेट हुआ तो मैंने अपने फ्रेंड्स से खुल के बात करी, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करने की कोशिश करी, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया कि आप कर सकते हैं इस चीज को लेकर। दूसरी बात ये थी कि जैसे जैसे मुझे लगता था कि नहीं मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो उस समय क्या मॉक टेस्ट वगैरह का मैं सहारा लेता था, या प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट ले लिया, मेंस के क्वेश्चंस देख लिए, तो उससे मुझे ये एनालाइज करने का मौका मिलता था कि नहीं अभी मैं काफी दूर हूँ मतलब अपने एम से। इससे क्या है, मैं दोबारा से उत्साह के साथ उठ जाता था और फिर मैं तैयारी में लग जाता था। तो आपने बताया कि दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप दोस्तों से कहीं ना कहीं सहयोग लेते थे। आप दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, वहां पर आपको किस तरीके से जो माहौल होता था, आपको क्या उससे सपोर्ट मिलता था, या फिर आपके पास किस तरीके से सामंजस्य बैठता था, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके के लोग होते हैं, जो आप पे कमेंट्स भी करते हैं और जो आपको प्रोत्साहित भी करते हैं। मेरे मामले में ये था कि मुझे मोटिवेट करने वाले ज्यादा लोग थे, और दिल्ली पुलिस क्या है, एक परिवार की तरह काम करती है। दिल्ली पुलिस एक अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहां ऑफिसर्स से लेकर कांस्टेबल्स तक ये कोशिश करते हैं जब किसी को कोई बढ़ना चाहता है आगे तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ परेशानियां आई, कई बार अरेंजमेंट लगते थे, ड्यूटी आवर्स काफी लंबे हो जाते थे, तो वो सबके जीवन में आती हैं, कोई मेरे जीवन में स्पेशली नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस का मैं सदैव आभारी रहूंगा पूरे जीवन। अब इससे बात आती है, आपने 4 बार मेंस लिखा, क्या कमी रह रही थी कि आपका तीसरा अटेम्प्ट में मेंस होता है लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता, और सेम वही चीज आपके साथ चौथे और 5वें अटेम्प्ट में भी हो रही थी? सर मैंने कई कमी आइडेंटिफाई करी अपनी। एक पहली कमी तो मेरी ये थी कि जो मेरी राइटिंग स्पीड थी वो काफी स्लो थी। सेकंड सर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी काफी ज्यादा होती थी। सर जब आंसर की जो क्वालिटी है, जिसमें आज के समय डायग्राम, फ्लो चार्ट या हेडलाइंस वगैरह का हम यूज करते हैं, अंडरलाइंस का यूज करते हैं, मैं इस किसी को भी अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीजें थी मिलके कि मेरा एक तो राइटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से कंप्लीट पेपर नहीं हो पाता था, फिर जो क्वालिटी आंसर में चाहिए वो नहीं आ पाती थी। इनकी वजह से मेरे पिछले 3 अटेम्प्ट में मेंस फेल कर पाया। इस बार मैंने क्या सुधार करा, मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लिखने की कोशिश करी, फुल मॉक टेस्ट निकाले, कोशिश करी मैं बेहतर डायग्राम, पाई चार्ट, मैप वगैरह का इस्तेमाल कर सकूं, अंडरलाइन कर सकूं चीजों को। तो पिछली गलतियों को सीखते हुए जो मैंने इस बार सुधार करा, ज्यादा से ज्यादा लिखने पर ध्यान दिया। इससे पहले अटेम्प्ट्स में मैं क्या करता था कि केवल पढ़ना और रिवीजन करना, बहुत कम लिखता था, फुल टेस्ट बहुत कम लगाता था। इस बार मैंने करा कि फुल टेस्ट बहुत ज्यादा लगाए और बस रिवीजन करा। आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो क्या आपका ये ऑप्शनल आपके सारे दूसरे जो जीएस पेपर्स उनमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है? जी, मुझे लगता है सर कुछ एरियाज में हेल्प करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से।
जैसे अगर हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो किसानों की समस्या समझ पाते हैं, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, बच्चों की समस्याओं को समझ पाते हैं, उनके प्रति संवेदना जगा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स में हमारी हेल्प करता है। दूसरा सर, हमारे जो हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में निबंध का एक अलग से टॉपिक है, तो जब हम उनके एसेस को पढ़ते हैं तो अपने एसे में काफ़ी हेल्प मिलती है कि किस प्रकार से हमें एसे लिखना है। और जब कवियों को पढ़ते हैं, 12 कवि हैं हिंदी लिटरेचर में, तो जब एसे लिखते हैं तो वहाँ कोटेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष तो नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से जरूरी है। आप क्या ऐसा मानते हैं कि ये जो ऑप्शनल की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, जो छात्र हमारे, जो भी एस्पिरेंट्स ज्यादा झुकाव ऑप्शनल की तरफ रखते हैं, साथ में वो सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट GS1, GS2, GS3 पे फोकस करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, उनको कम ध्यान दिया जाता है, इवन दो वो बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं। सर, अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उनमें देखा गया है कि एसे, ऑप्शनल और इथिक्स काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी कैंडिडेट को सफल कराने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम GS को इग्नोर कर दें। अगर GS में देखें कि इकोनॉमी से क्वेश्चन मेंस के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यदि हम इधर भी काफ़ी ध्यान दें आंसर राइटिंग पर, इनके जो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरा मानना ये है और भी बेहतर स्कोर लाया जा सकता है। तो हमें उन पे भी थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत इग्नोर करने की जरूरत नहीं। अब इससे बात आती है कि प्रीलिम्स के बाद लगभग 3 महीने का समय मिलता है आपको मेंस के लिए। परिस्थितियां भी उतार चढ़ाव वाली रहती हैं। 3 तरीके के जो स्टूडेंट्स आप कैटेगराइज कर सकते हैं, एक जिनको पता है उनका हो रहा है, एक जिनको मझदार में है, जो उनको लग रहा है शायद हो जाए शायद ना, और एक जो होते हैं जिनको पता है कि आपका नहीं हो रहा है। तीनों स्थितियों में आप रहे हैं, तो तीनों स्थितियों के बारे में बताइए, क्या मनोदशा रहती है आप जब 3 महीने मेंस की तैयारी कर रहे हैं? सर, जब लगता है हमारा स्कोर कट ऑफ से काफ़ी आगे है तो निश्चित रूप से हम मेंस के लिए लग जाते हैं, और वही बेहतर स्थिति होती है कि कट ऑफ से आगे हमारा स्कोर हो, ताकि आने वाला जो समय है 2.5-3 महीने से 4 महीने के बीच का, वो हम मैक्सिमम यूज कर सकें उसका। एक होती है मझधार वाली स्थिति कि हमारा होगा या नहीं होगा। उस दौरान हमें अपना पेशेंस बना के रखना होता है और पॉजिटिव विचार रखने होते हैं कि हमारा होगा। यही अच्छी रणनीति होती है, क्योंकि अगर 1 से 1.5 महीना, 40 दिन में लगभग रिजल्ट आता है, अगर 40 दिन हम इसको निकाल देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर हमारी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस, रैंक आने की उम्मीद खत्म हो जाती है। रिजल्ट अच्छा आ भी जाएगा तो हमने बहुत सारा समय अपना वैसे ही वेस्ट कर दिया। एक चीज होती है कि सर हमारा प्रीलिम्स होने ही नहीं वाला, तो मेरा मानना यह है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करनी चाहिए काफी लंबे समय तक। ये 3 स्थिति। हिंदी ऑप्शनल आपने किस तरीके से तैयार की है? जी, हिंदी लिटरेचर में सर एक मेरा फ्रेंड है संतोष, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, क्योंकि वो कोचिंग ले रहे थे और मैंने कोचिंग नहीं ली थी हिंदी लिटरेचर की। तो उन्होंने ही मेरे सारे कवि वगैरह सब भाषाखंड वगैरह तैयार कराए। और इसमें क्या है सर, मैंने मूल टेक्स्ट को पढ़ा, उपन्यास के, नाटक के, कहानियों के, और जितने भी मैक्सिमम मैं हेल्प ले सकता था अपने फ्रेंड से, टॉपर से, मैंने सब हेल्प लेने की कोशिश करी, और कोशिश करी कि बेहतर से बेहतर आंसर लिख पाऊँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, वहाँ पर जो कमी आती थी मेरी उनको एनालाइज करता था और उनमें सुधार लाने की कोशिश करता था। अब इससे फाइनली मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि अखबार और साथ में आपके मंथली जो आपकी मैगजीन्स आती हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना आप स्केल करेंगे उनको, कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है? क्या एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? जी सर, मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर तो हमें डेली पढ़ना चाहिए, उसको स्किप करना बहुत बेहतर स्ट्रेटजी नहीं होगी। मैंने खुद मेंस लिखते समय, प्रीलिम्स देते समय ये खुद महसूस करा है कि लिखते समय कई चीज़ें हम ऐसी सोच पाते हैं जो हमें डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही मिलती है, मैगजीन में वो चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन मेरे साथ में क्या था, मैं द हिंदू को पढ़ता था और बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं थी, तो मैं सुमित सर ओनली IAS से एडिटोरियल डिस्कशन कराते थे, प्रीलिम्स पोस्टर न्यूज डिस्कशन कराते थे, तो मैं उनको कंटिन्यू फॉलो करता था। इससे क्या होता था, एक तो मेरा न्यूज़पेपर को पढ़ना काफ़ी इजी हो जाता था, दूसरी बात मेरे जो कंसेप्ट है माइंड में बैठ जाते थे, अच्छी उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। इससे क्या था, मुझे मैगजीन पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाता था और मेरा रिवाइज भी हो जाता था। एक बार मैंने सुमित सर को पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर मैगजीन पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या रिवाइज हो जाता था बार बार। तो मेरा मानना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं। न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही मैगजीन हमारे अच्छे से समझ में भी आएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेली एडिटोरियल कंपाइलेशन आता है, या फिर जो आपका मंथली कंपाइलेशन या प्रीलिम बूस्टर्स हैं, उन्हें आपको सहयोग किया था? जी, बहुत सहयोग करा मुझे। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ तक की जर्नी में मुझे समझ में आया कि हमें
पहली बात तो गलतियां माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखनी कि अगर आप इकोनॉमिक्स पे भी गलती कर रहे हैं तो किस जगह कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में गलती कर रहे हैं तो किस जगह कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मेंस की जो तैयारी, चाहे आप मझधार पे हो, चाहे आप इस पार हो या उस पार, तैयारी आपको करनी चाहिए। समय वेस्ट करने वाला कोई काम है ही नहीं, कोई लॉस बनता ही नहीं। फाइनली आप आखिरी बार में पहुंचते हैं आपके लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने इतनी ज्यादा असफलताएं देख ली थी, आपके दिमाग में एक एप्रीहेंशन था क्या कि अगर यहां से नहीं हुआ तो गेम क्लोज? जी सर, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था और डर जरूर लगता था, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास बनाए रखा। जैसे पहले ही बोला, कुछ दोस्तों ने बड़ा सहयोग करा इस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए। और फिर मेरा मानना यह था कि मैं पूरी तरीके से अगर फोकस करता हूँ लास्ट अटेम्प्ट में, हो सकता है सफलता मेरी अंतिम प्रयास का ही इंतजार कर रही हो। एक फैज अहमद फैज का एक शेर भी है जिसको मैं काफी पसंद करता हूँ। दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सुबह आएगी दोबारा से। मतलब कहीं ना कहीं आपको शाम लंबी है तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी देखनी है कि शाम तो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष में मजा लेना है सीधा सीधा। संघर्ष में सच में बहुत मजा आता है। ये तो आपकी कहानी से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो जो आपने फैज अहमद को कोट किया, कहीं ना कहीं इतनी दूर तक ये नज़में, ये कहीं कहीं जो आपके कवि होते हैं, जो आपके पोएट्स होते हैं, वही कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखते हैं। अब हम बात करें इंटरव्यू पे, तो किस तरीके के सवाल आप पूछे गए थे, आपसे किस तरीके का वो माहौल कैसा था, आपके मन में क्या चल रहा था? थोड़ा सा मैं ये जानना इसलिए चाहूंगा क्योंकि वो ऐसी घड़ी थी जिसमें आपको पता था अब अगर डूबे तो डूबे। सर, मेरा इंटरव्यू भारत भूषण व्यास सर के बोर्ड में था और मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मेरे डेफ पे ही ज्यादा पूछे गए थे। स्पेशली मेरी जॉब को लेके काफी क्वेश्चन थे। कॉन्स्टेबलरी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एक कमिश्नरी सिस्टम लागू हुई थी उसी समय नोएडा में, लखनऊ में, तो कमिश्नरी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या सारी फोर्सेस को हमें मर्ज कर देना चाहिए, बीएसएफ से ऐसा आईटीबीपी वगैरह को, क्या बेहतर पॉलिसी रहेगी। तो कुछ क्वेश्चन मेरे डिस्ट्रिक्ट से थे। मेरे जो अधिकतर क्वेश्चन थे सर वो डेफ से ही थे, डेफ से उन्होंने कवर करे थे और अधिकांश स्टूडेंट से मेरी बात हुई, सभी बता रहे थे कि डेफ से अधिकांश क्वेश्चन कवर होते हैं। तो आपके डेफ से ही, मतलब डेफ के इर्द सवाल? जी जी। जनरली होता है कि कभी बहुत अलग से हट के सवाल पूछे जाते हैं, उस तरीके की चीज नहीं सर, मेरे साथ में यह था कि मेरा लगभग 50 to 60% इंटरव्यू मेरी जॉब पे ही है। 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स का पेपर है, मान के चलिए आप दे रहे हैं जी। आप अपने जहन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल गांठ बांध के रखेंगे कि ये चीज तो मुझे करनी है और ये चीज नहीं करनी? जी सर, अगर मेरा 4 अक्टूबर का इस समय एग्जाम होता तो मैं कोर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देता। जिन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, जिन एरियाज से कम क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं उनको एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मैं उनको अभी फिलहाल पढ़ने की कोशिश नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा मैं रिवीजन पर फोकस करता और टेस्ट सीरीज डेली एक लगाने की कोशिश करता, उसको एनालाइज करता कि मैं कहाँ पे मेरी कमी आ रही है। तो जो भी इस समय प्रीलिम्स देने के लिए जा रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि अपने कोर एरियाज पे, जो कोर सब्जेक्ट हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा बार और टेस्ट सीरीज सोल्व करें। टेस्ट सीरीज सोल्व करने से तुम्हें ये पता लग जाएगी कहाँ मुझे अभी और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है। कुछ सर जैसे रिपोर्ट्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे G20, बिम्स्टेक या आसियान वगैरह, तो इंस्टीट्यूशंस के लिए इजीली मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल है, कंपाइलेशन आता है कई कोचिंग सेंटर का। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स उनको ले लें, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। रिपोर्ट्स को अच्छे से तैयार करें। ओनली आईएएस पर मैपिंग की वीडियोस बनी हुई हैं, उनको देखें, मैपिंग से क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज पर मैं फोकस करता अगर मेरा प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में ओनली आईएएस का क्या आप समझ सकते हैं प्रारूप, जैसे आपने मैपिंग के बारे में बताया, और कहाँ कहाँ पर प्रीलिम्स से सहयोग मिल सकता है, प्रीलिम्स में सहयोग मिल सकता है? जी, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन जो चलाते हैं, अगर हम उसको सुनते रहते हैं और कुछ नोट्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सभी चीज़ के नोट्स बनाएं, लेकिन कुछ एरियाज जहाँ हमें लगता है कि हाँ ये मैगजीन वगैरह कवर नहीं करेंगे और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उनके हम नोट्स तैयार कर लें प्रीलिम्स ओनली आईएएस से। और जब हम ओनली आईएएस के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन को सुन लेते हैं तो हमारे लिए मैगजीन पढ़ना, टेस्ट सीरीज सोल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और काफ़ी स्पेशल सेशन भी चलाते हैं ओनली आईएएस वाले प्रीलिम्स के लिए, रिवीजन प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसको हम सुन सकते हैं। अब जैसे आपने मुझे कुछ कमियां गिनाई कि जब हिंदी से आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो बहुत चैलेंजेस आते हैं,
अगर मान के चलिए कि मैं आपको इस चीज का सिर पे सलार बना दूं कि आपको इस चीज को हल करना है, आप अपने स्तर पे क्या बदलाव ला सकते हैं इस पूरी परेशानी को लेकर? जी, मैं कोशिश करूंगा सर, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्टडी मटेरियल्स की दिक्कत आ रही है वो समाप्त हो जाए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हिंदी मीडियम के जो द हिंदू को नहीं पढ़ पाते, इंडियन एक्सप्रेस को नहीं पढ़ पाते, और हिंदी में बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो अच्छा मटेरियल, अच्छी कंटेंट नहीं दे पाते हैं। तो मैं कोशिश करता कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जो हिंदी मीडियम को बेहतर से बेहतर गाइडेंस दे सके, उनके लिए इजीली स्टडी मटेरियल्स दे सके और आर्टिकल डिस्कशन कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदी मीडियम में सर ये आ रही है कि वो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं। सी सेट भी उनके लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। मतलब एंट्री पास है, हाँ, उसी में उसी में गड़बड़ा जाते हैं। फिर आप देखते हैं आज के समय में कितने सारे मटेरियल आपको अवेलेबल है, चाहे आप यूट्यूब की बात करें या फिर और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की बात शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से हमें सिलेक्शन करना चाहिए इन सारी चीजों का, इन मटेरियल्स का, हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है? जी, देखना इस समय इंफॉर्मेशन का जमाना है और यूट्यूब वगैरह पे हर जगह इंफॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा जो यूपीएससी को लेकर कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। तो हमें पहले से ही तैयारी करते समय सेलेक्ट कर लेना है कि हमें किन चैनल्स को फॉलो करना है। मैं ये भी नहीं कहता तुम ब्लाइंडली फॉलो करो, और बीच में अगर कोई बेहतर ऐसा लगता है तुम्हें कि हाँ इसको अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मेरी तैयारी बहुत बेहतर बन सकती है, लेकिन ये तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले से ही। सभी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किन चैनल्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं। सेलेक्टिव अप्रोच यहाँ भी बहुत जरूरी है। तो एक रास्ता इख्तियार पहले से करना पड़ेगा आपको, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। जी। अब क्योंकि मैंने आपसे बात की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, इसलिए मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप लीजिए जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। माना जाता है कि आपको उन सबसे संन्यास लेना पड़ेगा, आपको उन सबसे दूर रहना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। इस तरीके का सोच जनरली देखी जाती है। आप कितना इस चीज के साथ इत्तेफाक रखते हैं? सर मैं यहाँ दो बात कहनी चाहूंगा। पहली बात ये, जब एग्जाम हमारा बहुत नजदीक होता है तो निश्चित रूप से हमें इन चीज को त्यागना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि हमारा एग्जाम में अभी 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, तो उस समय हम कंप्लीटली इन चीजों को इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज्यादा एक्टिव भी नहीं रह सकते कि हमारी पढ़ाई को प्रभावित कर दें। क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, तो हमें केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन तक और उन्हीं ग्रुप्स तक सीमित रहना है जो हमारी तैयारी को और ज्यादा बढ़ाएं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, मेरे अपने मामले में कहता हूँ मैं कि जब एग्जाम का 1 साल होता था तो मैं निश्चित रूप से कुछ एक्टिव रहता था, बहुत ज्यादा एक्टिव मैं कभी नहीं रहा सोशल मीडिया में, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं बहुत ज्यादा इग्नोर कर देता था। तो सही मायने में यहाँ पर भी वही आपकी बात आ जाती है, बैलेंस एस्टैब्लिश, कि आपको पानी अलग कर देना, दूध अलग कर देना, अपने अनुसार उस चीज को उपयोग करना है। अब फाइनली मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो मेरे बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिनकी मैं तो किस्मत मानता हूँ इस चीज को असल मायने में, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं, नहीं आ पाता। जैसे आपकी कहानी ले लें, आप तीसरे अटेम्प्ट में मेहनत करते हैं, चौथे में भी कर रहे हैं, 5वें में भी कर रहे हैं, परंतु आपको 6वें अटेम्प्ट में सक्सेस मिलती है, आप इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं और फाइनली आपका नाम शुमार होता है। इन लोगों के लिए, जो आपके पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी गाइडिंग लाइट होगी? मैं सर 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो पेशेंस बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, और तीसरी बात असफलता से घबराएं नहीं। मैंने खुद 5 बार असफलताएं सही हैं। अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से मेहनत ना करता तो शायद सफल नहीं हो पाता। ऐसा हो सकता है कि अंतिम प्रयास से आपकी सफलता का इंतजार कर रहा हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पेशेंस, आत्मविश्वास और असफलताओं से घबराए ना, निरंतर चलते रहे। सर मैं खुद के मामले में एक शेर है जो मुझे अच्छा लगता है काफी, स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहूंगा, वो सब पे अप्लाई हो सकता है जो भी संघर्ष कर रहे हैं, स्पेशली मेरे लिए नहीं है, कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कहीं मील का पत्थर नहीं देखा, ये सफलता मुझे विरासत में नहीं मिली मेरे दोस्त, ये सफलता मुझे विरासत में नहीं मिली मेरे दोस्त, तूने अभी मेरा काटो भरा बिस्तर नहीं देखा। तो फिरोज, हमारे जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो यहाँ पर खत्म होता है।
फिर से एक और बार बहुत बहुत बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस ओनली आइज की पूरी टीम की तरफ। तो आज हमने बात की फिरोज आलम से। रैंक इनकी 645, ऑल इंडिया, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य। आप देखेंगे शेर व शायरी से इन्हें बहुत गहरी बातें बताई आपको। हार नहीं माननी है, पेशेंस रखना है, किस तरीके से निरंतर लड़ते जाना है, क्या भरोसा आखिरी अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट हो। शाम गम की है, लंबी है, इसी तरीके से आपने बताया कि शाम लंबी है गम की, तो क्या हुआ, शाम तो है। कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म की टिंच के साथ थोड़ा सा दिमाग में ऑप्टिमिस्टिक बन के आपको निरंतर प्रयास करना है, संघर्ष करते जाना है। आज यही हमारा टेक अवे है पूरे डिस्कशन से, पूरी चर्चा से। तो ओनली आईएएस का ये वीडियो था फिरोज आलम के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आईएएस के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।